अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक एमडी कैटियन की क्या रूटीन होनी चाहिए? स्टूडेंट्स का अपना अपना, हर बंदे का अपना शेड्यूल होता है, अपना होता है शौक़ कि वो किस टाइम उसे बेहतर पढ़ सकता है, वो कौन से टाइम को वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकता है। कुछ लोग दिन के वक्त बहुत अच्छा पढ़ते हैं और रात को आराम करते हैं, कुछ लोग रात के टाइम को प्रेफर करते हैं पढ़ने के लिए। तो ये आप पे है, वट आपकी रूटीन, तो ये आप पे डिपेंड करता है। पढ़ें, एक टाइम फ़िक्स करें कि आपने इतना टाइम अपनी स्टडीज़ को देना है। डेडिकेटेड रह के जो टाइम आपने किया है एलोकेट अपनी स्टडीज़ के लिए, उस टाइम को पूरा भी करना है। ये नहीं कि सिर्फ कागज़ी कार्रवाई पूरी करनी है और सोच की हद तक ही रखना है कि इतने घंटे पढ़ना है। जो करना है उससे लिख लें। लिखने से आपके अपने के लिए याद दहानी रहेगी कि मैंने ये लिख लिया है, मैंने इसे पूरा करना है। तो जो मेरी रूटीन थी, मैं तो जल्दी सो जाता था, मैं रात ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ता था। तो मैं अपने वाली रूटीन शेयर करता हूँ कि मेरी क्या रूटीन थी। तो जी, मैं सुबह जल्दी उठने का आदी था। तकरीबन फ़जर से पहले उठ जाता था। फ़जर से पहले नमाज़ वगैरह पढ़ के, नवाफ़िल वगैरह पढ़ के तो मैं पढ़ना शुरू कर देता था। उस वक्त मैं पढ़ता था क्योंकि बंदे का माइंड बिल्कुल फ़्रेश होता है, तो उन सब्जेक्ट्स को पढ़ता था जो सबसे डिफ़िकल्ट लगते थे और उस सब्जेक्ट में जो डिफ़िकल्ट चैप्टर थे वो करता था। उसके बाद चैप्टर को पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट्स को गेन कर लिया, राइट चीज़ों को कर लिया। उसके बाद जो उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करता था। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद फ़जर हो गई है। फ़जर के बाद फ़जर की नमाज़ पढ़ी है, वॉक कर लें, थोड़े रेस्ट कर लें, छोटी ब्रेक ले लें। छोटी ब्रेक के बाद वापस आएँ, वापस आके फिर पढ़ना शुरू कर दें। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट को रखें या जो पिछला सब्जेक्ट जिसमें से कुछ रहता है उसको ही कंटिन्यू रखें, ठीक है। कंटिन्यू रखने के बाद नाश्ते का टाइम 7-8 बजे तक इजीली पढ़ें। बीच में छोटी छोटी शॉर्ट ब्रेक्स लेते हैं। गैप लेने से आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आप ऑक्यूपाई नहीं होंगे, स्ट्रेस नहीं होगा। अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लें कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स करने हैं, मैंने 2 सब्जेक्ट्स के 2 चैप्टर करने हैं, उनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। 3 कर लें, 4 कर लें। अगर आप सारे चैप्टर्स को ही थोड़ा थोड़ा करना चाहते हैं, 5 चैप्टर्स तो शायद ही कोई कर सके। मैं खुद नहीं कर सका 5 चैप्टर, 5 सब्जेक्ट्स हैं तो उनके 5 नहीं कर सका। तो मैंने डिवाइड किए थे कि आज 2 या 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, अगले दिन दूसरे जो रहते हैं वो सब्जेक्ट्स करने हैं। तो सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लें। अगर आप सारे कर सकते हैं तो नो मैटर, ये आपकी खुशकिस्मती है। अपनी जो नमाज़ों का टाइम है, उन्हें नमाज़ों को टाइम पे पढ़ें, खाना टाइम पे खाएं। दोपहर को 1-1.5 घंटे का नैप लाजमी लें, क्योंकि जब बंदा जल्दी उठता है तो अगर सोए ना तो फिर माइंड 1-2 बजे तक वैसे ही नींद वैसे ही आ जाती है। तो अपनी सोने की रूटीन को भी मेंटेन रखना है, खाने की रूटीन को भी मेंटेन रखना है। एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग होता है। अगर आप सेहतमंद हैं, आपका माइंड फ्रेश है, तभी आप एक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं। फर्ज़ करें सुबह उठ के मैंने बायोलॉजी पढ़ी है, बायोलॉजी का मैंने एक चैप्टर किया है। चैप्टर करने के बाद मैंने उसके नोट्स वगैरह सारी चीज़ें देखी हैं। एक चैप्टर मैंने देख लिया। चैप्टर देखने के बाद मैंने एक किप्स, फ़र्ज़ करें मेरे पास किप्स की बुक पड़ी है, मैंने उससे उसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। मैंने उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। मैंने फिर पेपर डाउनलोड कर लिया जी स्टेप का, उस चैप्टर का, स्टेप के सारे MCQs कर दिए। फिर मैंने जी स्टार का टेस्ट वो डाउनलोड कर लिया कहीं से, उसके MCQs सॉल्व कर दें। यानी कि कहने का मकसद ये है कि एक चैप्टर के जितने भी अवेलेबल सोर्सेज हैं, जितनी भी नोटेबल अकेडमीज़ हैं, उन सब के डाटा तो अवेलेबल है अब, तो उनके सब के सॉल्व करें अगर आपके लिए पॉसिबल है। क्योंकि अगर उतना बंदा पढ़ने से नहीं सीखता जितना प्रैक्टिस करने से सीखता है। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतने ही ज़्यादा आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन को पूछा किस तरह जा सकता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पता चलेगी। डिफरेंट ऑप्शन के एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि अगर 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं तो करेक्ट ऑप्शन तक कैसे जाना है। हर तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यानी कि आप एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, एक चैप्टर आप उसके 400-500 क्वेश्चन से गुजर गए हैं तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि उन 400-500 सवालों से बाहर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरे सब्जेक्ट को भी इसी तरह लें। अगर इस
जिस तरह मैं बता रहा हूँ, जिस तरह मैंने किया था, अगर आप इस तरह किएंगे तो आपके दिन में बमुश्किल 2 चैप्टर ही होंगे। लेकिन ये 2 चैप्टर ऐसे होंगे कि आप कभी आपको उसकी रिवीजन के लिए बार बार एमसीक्यू सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई पॉइंट वीक है तो कोशिश की जाए कि उस पॉइंट के साथ वो पूरा टॉपिक ही रिवाइज़ कर लिया जाए। और फास्ट रिवीजन के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उन्हें सेपरेट लिखा जाए, जो मुख्तलिफ सीक्वेंसेस हैं उन्हें एक सेपरेट पेज पे लिखा जाए, जो कंपोजिशन है यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स दोनों बुक्स में बायोलॉजी में कहाँ कहाँ आई हैं उन्हें सेपरेट लिख लें। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप रिवाइज़ करने लगेंगे तो आप जस्ट वो पेज खोलेंगे, उसमें सारा डाटा लिखा हुआ है, सारी दोनों बुक्स से मिला के जहाँ जहाँ वो वर्ड्स आ रहे हैं वहाँ कंबाइन करके लिखें तो इट विल बी ईज़ी फॉर यू टू रिमेंबर। इस तरह का टाइम टेबल हो कि उसमें आपकी नींद का भी सारा हो, आपकी नमाज़ों का टाइम भी ना जाए, उसमें आप वॉक वगैरह भी कर सकें, फैमिली को थोड़ा बहुत टाइम भी दे सकें। सोशल मीडिया तो टाइम ना ही दें तो बेहतर है, उससे सोशल मीडिया से कुछ हासिल तो होना नहीं है। एमडी कैट दे लें, एमडी कैट के बाद जितना मर्ज़ी सोशल मीडिया चलाएं, वही 3 महीने आपकी ज़िंदगी में सुकून के होंगे, फिर आगे सुकून को भूल जाएं। रिवीजन के लिए एक टेक्निक और है कि एक सेपरेट जगह पे अपने जो चैप्टर्स हैं ना वो सारे लिख लें। बायोलॉजी के चैप्टर लिख लें, फ़िज़िक्स के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के एंड देन लॉजिकल रीजनिंग के जितने चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में चीज़ों को मेंशन करते रहें कि मैंने कि 2021 का फ़लाना टेस्ट इस चैप्टर का कर लिया है, स्टेप का कर लिया, मैंने स्टार का कर लिया, ताकि आपको पता हो कि आपने किस किस जगह से सॉल्व कर लिया है, कौन कौन से चैप्टर सॉल्व कर लिए हैं, आपका कितना रह गया। ठीक है, इस तरह से आप मैक्सिमाइज़ अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन कामयाबियों से नवाज़े और अल्लाह ताला आपसे दीन और दुनिया की भलाइयों वाले काम ले आपसे और आपको दोनों जहानों में सरफराज करे। आमीन। जज़ाकल्लाह।